शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस टेस्ट का दोस्तों टारगेट है 70 प्लस, ठीक है। कोशिश करना सभी लोग 70 प्लस नंबर लाने का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। मंत्री परिषद की अधिकतम यानी कि मंत्री परिषद जो बन सकते हैं वो दोस्तों याद रखना मात्र 15% बन सकते हैं, ये कुल सदस्य के, ठीक है। जैसे अगर लोकसभा राज्यसभा के होता है, चाहे राज्य में विधानसभा का होता है, तो वो दोस्तों आपका जो होगा वो मंत्री जो बन सकेंगे वो मात्र जितने भी सदस्य है कुल उसके मात्र 15% बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। ये प्रावधान जो किया गया 91 संविधान संशोधन यानी कि 91वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ याद रखना, ये 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ। ये भी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, नौकरशाही क्या है, नौकरशाही को क्या कहा जाता है, नौकरशाही को क्या कहा जाता है। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो 2 का हो जाएगा अस्थायी कार्यपालिका, यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कार्यपालिका यहां से इसका राइट आंसर होगा, ये यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, दोनों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, ये 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति होता कौन है ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति याद रखना दोस्तों जो है राज्यसभा के पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है भारत का। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ये भी पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है, ये भी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोहरी शासन प्रणाली। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोहरी का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों दोहरी देखेंगे तो केंद्र स्तर की जो है सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय महत्व को जो है मतलब ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दूसरे स्तर में राज्य स्तर पर होता है, जिसमें प्रांतीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, इन सभी को विषय मतलब उस विषय को उस पर जोड़ दिया जाता है, यानी कि यही हो गया दोहरी शासन व्यवस्था। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, विविधता क्या पूछ रहा है, विविधता मानव समाज का जो है अनिवार्य गुण है, यह कथन किसका यहां पे है या तात्पर्य क्या है। ये कथन दोस्तों जो है इस कथन का तात्पर्य जो है ये हो जाएगा सी, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म है, संस्कृति, परंपराएं ये सभी होती है। यही हो गया कि विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण होता है। आंसर ये सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहां से सी, कि एकता में दोस्तों यहां पे कर एकता में विविधता को बनाए रखना, एकता में विविधता को दोस्तों जो है बनाए रखना, ये यहां से याद रखना। आंसर क्या होगा, सी आपका यहां से राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों का नींव जो है सर्वप्रथम किस देश ने रखी थी या पड़ी थी, किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दल जो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बीजेपी पार्टी हो गया, जितने भी दोस्तों पार्टियां हैं, ये राजनीतिक दल जो है इसका नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, याद रखने ब्रिटेन में दोस्तों पड़ा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना, इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था, पॉइंट याद रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, भारत की लोकतंत्र के जो है 3 मुख्य अंग क्या है। भारत के लोकतंत्र का 3 मुख्य अंग जो है, ये 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मुख्य जो 3 अंग होता है दोस्तों, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यहां पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये बी दोस्तों यहां से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, ये यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी होता है, और विधायिका क्या होता है, तो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद की भावना एक जो है कुपरिणाम है किसका? बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रवाद की भावना जो है एक कुपरिणाम है दोस्तों, किसका हो जाएगा? तो ये होगा डी, ये अलगाववाद का यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ये सिलेबस का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहे हैं कि किसकी भावना का जो है यानी कि बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हुआ था? किसकी भावना का? ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों याद रखना, वो 1789 में हुआ था, यानी कि याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना किया था? कार्ल मार्क्स दोस्तों याद रखना ये सी हो जाएगा साम्यवाद का। किसका होगा? साम्यवाद का। ऑप्शन नंबर सी आपका ही राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ जो था उसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, ये आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर। ये क्या होगा? तो बी आपका ही राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहां से याद रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन दोस्तों इसे कहा जाता है, जो देख रेख करता है दोस्तों विभिन्न देशों के श्रमिक को। ठीक है, और दोस्तों याद रखना इसकी स्थापना जो हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था, ILO जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है किन विचारों पर आधारित था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये समाजवाद और मार्क्सवाद पे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल्शेविक क्रांति बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, ये छपेगा क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, क्या पूछ रहे? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता दोस्तों कौन हो जाएगा? बताइए। तो ये हो जाएगा लेनिन। क्या होगा? ये लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना। लेनिन यहां से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बोल्शेविक क्रांति यहां से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में जो है कृषकों की स्थिति कैसी थी? रूस में, ये सारा क्वेश्चन सिलेबस का है, ध्यान रखना इस बात को, और ये 9th क्लास के हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, चलिए बताइए, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? 16 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ये 16 का सी होगा कि वे जमींदार के अधीन बंधुआ मजदूर थे। जमींदारों के अधीन एक बंधुआ मजदूर थे, इसी को जो है रूस में कृषकों की स्थिति इस प्रकार की थी। ऑप्शन सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया? क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? रूस ये ऑटोमान साम्राज्य के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूस और ऑटोमान साम्राज्य के बीच दोस्तों हो जाएगा। और ये दोस्तों हुआ था कब? तो ये भी अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्रीमिया का ये दोस्तों याद रखना, ये 1816 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे? दिया यहां पे है कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध का मुख्य कारण दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये सी, पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव, यानी कि दोनों की जो टकराव था। एक प्रकार से वाक युद्ध भी इसे कहा जाता है, कई बार आपको बताएं वाक युद्ध भी कहा जाता है। और ये किसके किसके बीच हुआ था पता है ना? USSR और प्लस USA के बीच ये आपका हुआ था। ठीक है, मतलब रूस और अमेरिका के बीच, याद रखना, यानी कि वैचारिक मतभेद था दोनों में, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? शीत युद्ध के नाम से जाना गया। आंसर यहां से याद रखना, सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? कौन कौन से नेता उत्तराधिकारी के दावेदार थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ट्राटस्की और स्टालिन, यहां से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये ए यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? लाल सेना का गठन जो किया गया दोस्तों, ये किया गया लियोन ट्राटस्की के द्वारा, यानी कि ट्राटस्की सीधा याद रखना, ये आपको जो है 1918-19 में जो इसका स्थापना हुआ था, ये भी यहां से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, लाल सेना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है ये आपका सेना का गठन हुआ था, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर के अंतर्गत आता है, ये बताना है। बहुत भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? 3 स्तर है, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। ये आपका 3 स्तर हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे होगा पंचायत समिति दोस्तों, ये मध्य स्तर यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या होता है, तो ग्राम स्तर और जिला स्तर के जो है एक प्रकार से बीच के कड़ी का काम करता है।
आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। हालांकि ये जो कार्य करते हैं, याद रखना, ये जो कार्य करते हैं प्रखंड स्तर पे आपका एक प्रकार से इसका कार्य होता है, पंचायत समिति का, ठीक है। पंचायत समिति का प्रमुख भी क्या होता है, प्रखंड प्रमुख होता है। ये आपका यहां से याद रखना, आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। ये बिहार की क्वेश्चन है, याद रखना। 22 का राइट आंसर याद रखेंगे, ये मनुस्मृति और महाभारत याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। इसी दौरान दोस्तों जो यूनानी विद्वान जो आया था मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है क्या किया था, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका के बारे में भी दोस्तों बताया था, ठीक है। ये सभी याद रखने, गौरवशाली रहा है अपना बिहार। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी दोस्तों यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो संपूर्ण क्रांति जो शुरुआत हुआ था ये अपना बिहार से हुआ था। आंसर ये सी आपका, बी आपका यहां से राइट आंसर होगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत दोस्तों याद रखना किसने किया था, तो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक है। ये 1974 में खास करके यह आंदोलन जो हुआ था संपूर्ण क्रांति का, ये एक प्रकार से बिहार में छात्र और युवाओं के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके जो नेता थे, मुख्य नेता, ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, याद रखना। बिहार सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ ही आपका चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बिहार के किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है। राइट आंसर इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, यहां से इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना। इसे जो मिला था कब, तो 1972 ईस्वी में। कब मिला था, 1972 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का दोस्तों आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मंडन मिश्र पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना धर्म एवं दर्शन शास्त्र के रूप में। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा, इस क्षेत्र में मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बिहार का है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में करेक्ट 1912 में लॉन टेनिस कहां शुरू हुआ। बिहार में लॉन टेनिस जो शुरू हुआ था 1912 में दोस्तों, ये कहां पर शुरू हुआ था, पता है, ये पटना में दोस्तों शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से इसका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखेंगे। शिक्षित वर्ग और अंग्रेज अधिकारी जो था उनके बीच जो है ये क्या था, तो लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। बिहार में तुर्क शासन का युग कब प्रारंभ हुआ। बिहार में तुर्क शासन का, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बिहार जीके का यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ज्यादा विविया है, लिमिटेड क्वेश्चन है बिहार जीके में, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आपको रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, तुर्क शासन के युग की शुरुआत बिहार में कब हो जाएगा, तो याद रखना ये 27 का राइट आंसर सी होगा, 1203 में। क्या होगा, ये 1203 में दोस्तों, यहां से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बख्तियार खिलजी का नाम याद है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को जो दोस्तों ध्वस्त कर दिया था, बौद्ध यानी कि दोस्तों जो मंदिर को भी क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था, विक्रमशिला को, तो ये सभी याद रखेंगे, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किस वस्तु पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किस वस्तु पर लगाया जाता है, तो ये भारत में जो उत्पादित वस्तु होता है, जिसका निर्माण भारत में ही होता है, उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोस्तों लगाया जाता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन किन बैंकों के विलय से हुआ था। पता है ना दोस्तों, इसी का फिर नाम बदल करके बाद में एसबीआई भी किया गया। क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ बंगाल। ये तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में, ठीक है। और बाद में दोस्तों क्या हुआ, तो इसका एसबीआई के कर दिया गया। एसबीआई जो किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में 1 जुलाई को किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड की मान्यता दोस्तों प्राप्त हुई है किससे। ये किससे प्राप्त हुआ है, तो ये नाबार्ड, यहां से याद रखना। नाबार्ड तो बहुत फेमस हो रहा है दोस्तों, इससे अच्छे से याद रखना, नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है हिंदी में, याद रखेंगे। इसका स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है। मानव पूंजी से दोस्तों क्या अभिप्राय है, ये बताना है। 31 का हो जाएगा बी, इंसानों में निवेश जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य आदि दोस्तों है, क्या है, तो मानव पूंजी से अभिप्राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है कि कौन यहाँ पे खदान स्रोत है, कौन सा यहाँ पे खदान का स्रोत है। देखिए गहन खेती, यहाँ पे गहन खेती जो है एक खदान है।
आयात नीति ये भी है, ठीक है, भंडार नीति ये भी है। इनमें से सभी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये सभी दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। तो ये सभी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो है पठार किस प्रकार की भू आकृति स्वरूप है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो दक्षिण भारत है दोस्तों। प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए, वो प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रायद्वीप भारत के जगह पे यहाँ दक्षिण भारत भी कह सकते थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्राचीन कठोर सेल चट्टान यहाँ से दोस्तों बना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेल चट्टान जो कि प्राचीन यहाँ से याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है किस प्रकार की मैदान है। सिंधु का मैदान, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है किस प्रकार का मैदान है। 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये तीनों जो है याद रखना मैदान जलोढ़ प्रकार के, जलोढ़ मैदान हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों यहाँ से पाया जाता है इस मैदान में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और भारत में मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा है। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, मालवा का पठार। यहां से इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, मालवा का पठार दोस्तों। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटियां स्थित है। 36 का राइट आंसर बताइए। 36 का हो जाएगा ये ताप्ती घाटी दोस्तों, यहां से याद रखना है, ताप्ती घाटी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना, ताप्ती घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सतपुरा की जो दोस्तों पर्वत है खास करके, ये कहां से होकर के, यानी कि सतपुरा ये क्या होता है, तो ये दोस्तों याद रखना नर्मदा और ताप्ती घाटी दोनों नदियों के बीच भ्रंश घाटियां से होकर के बहती है, ठीक है। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्राचीन भूखंड, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है कौन सा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार भूपट्टी पे जो है दोस्तों सबसे पुराना भाग में से एक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था। पता है ये बात, यानी कि प्रारंभिक समय में दोस्तों जो है ये एक दोस्तों वैज्ञानिक या एक दोस्तों जो है खगोल शास्त्र के द्वारा कहा गया था कि जो है प्रारंभिक समय में, अभी तो वर्तमान में दोस्तों अलग अलग दोस्तों पार्ट में बढ़ गया है ना, लेकिन पहले जो था एक ही महादेश में, सभी एक ही महादेश था पूरा वर्ल्ड में। ये जो कहा था किसने कहा था, ये कहा था याद रखना पेंजिया ने। और ये क्वेश्चन भी आपको सिलेबस में हम आपको पढ़ाए हैं, याद रखना पेंजिया, यहां से इसका राइट आंसर होगा पेंजिया दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों जो है किस देश में हुआ था, ये बताइए। क्या हो जाएगा, ये जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ। इसका राइट आंसर होगा कोलंबिया में। कहां होगा, कोलंबिया। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। इसका मुख्य विषय था प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति इसका हो जाएगा। यही होता है दोस्तों कोप जो है दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, कोप 16 इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है। 40 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कहां होगा, मध्य प्रदेश में। तो VVI क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। चंबल नदी पता है इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है, और चंबल अरण्य जैसे ये अभयारण्य है, ये आपका एक बड़ा सा अभयारण्य है, इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसीलिए ये दोस्तों जो है नदी, चंबल नदी, ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है इसको 2 भाग में काटती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता, त्रिपुरा शांति समझौता किन 2 पक्षों के बीच हुआ है। ये किसके किसके बीच हुआ है पता है, ये हुआ है दोस्तों सी हो जाएगा, ये भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड यहां से ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के साथ। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग, मोस्ट VVI क्वेश्चन, मोस्ट आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट आंसर याद रखने अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में से जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ए यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन छपा हुआ है, याद रखना आएगा एग्जाम में।
कि पूछा जा रहा है कि देश ने पहला T20 विश्व कप 2024 कौन सा देश पहली बार जीता है। पहला यानी कि T20 का जो महिला विश्व कप दोस्तों होता है वर्ल्ड कप, वो पहली बार जीता है वो महिला का टीम, याद रखना वो न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहां से याद रखना। ये किसको हराया था पता है? दक्षिण अफ्रीका को ये हराया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें रनर कौन रहा था, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन मर्यादा क्या है? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों शुरुआत जो हुआ है ये उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। यहां से दोस्तों याद रखना, खास करके दोस्तों ये जो है नशा करके दोस्तों जो इधर उधर दोस्तों जो है उर्दंग मचाता है, उसके लिए खास करके ये शुरुआत किया गया है। आंसर यहां से याद रखना सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहां से खास करके जैसे धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो उसको एक तरह से सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांधवगढ़ क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये बताइए। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जाना जाता है किसके लिए पता है? रॉयल बंगाल बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, रॉयल बंगाल बाघ के लिए जाना जाता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है ये बताइए। 2024 में ही मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना सी होगा दोस्तों, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुलाई याद रखना, करंट अफेयर कहां से याद करना है? जुलाई 2024 से याद रखेंगे। आपको जो है जून 2024 तक का आपको जो है करंट अफेयर 100% याद रखना है, 25 तक। ठीक है, यानी कि जुलाई 2024 से जून 2025 तक के करंट अफेयर को अच्छे से कवर करना है। और प्रहार बैच में इसका जो हम ई बुक आप लोगों को जो है मंथली वाला दे देंगे, उसको आप रिवीजन कर लेंगे, करंट अफेयर एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, एकदम आपका नहीं छूटेगा, बस आप लोगों को अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और महत्वपूर्ण नोटिस दोस्तों ध्यान रखना, ये क्लास आपको हम प्रहार बैच के तहत दे रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है सारा चीज आपको ये प्रहार बैच में ही मिलता है। और प्रहार बैच की और खासियत है, जितने भी कम समय बचा है समझिए कि कम समय में सबसे बेहतरीन बैच है, याद रखना। ठीक है, ये बैच की प्राइस 250 रुपया ओनली है और 250 में आप वर्दी का सपना दोस्तों पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है देखिए, डेली हम होमवर्क देते हैं याद करने के लिए, डेली एसडब्ल्यू देते हैं याद करने के लिए। उसके बाद जितने भी वीवीआई टॉपिक होता है उन सभी का ई बुक बना के पीडीएफ बना के सारा देते हैं रटने के लिए। उसके बाद ये जो सेट लगा रहे हैं ये पहले दे देते हैं, एक दिन पहले बनाने के लिए, फिर उसको बोलते हैं क्लास कीजिए ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रह सके। उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली करवाते हैं, बिहार जीके का हो गया, मैथ का क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है करंट अफेयर हो गया, हिंदी का क्लास हो गया, कंप्लीट है मेन। और याद रखना इसमें 9th और 10th का ये कंप्लीट, क्योंकि अगर 9th और 10th दोस्तों नहीं पढ़े हैं अभी भी मौका है, अगर नहीं पढ़े हैं रिजल्ट नहीं होगा। 9th और 10th का सिलेबस पढ़ लेंगे तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और ये 9th और 10th का जो है हम सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं इसमें। और आपका 10th क्लास का खत्म हो गया, 9th क्लास का भी 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया, अभी दोस्तों और चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बैच लेते ही आपको जो है ये पूरा पीडीएफ हम आंसर लगा के दे देंगे, फटाफट आप रिवीजन कर लेंगे, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी से कल बैच में जो कंटिन्यू रहना है, 100% रिजल्ट हो जाएगा आप अगर यहां पे मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है, इस बैच को लेने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को सेव करेंगे पहले। ठीक है, ये आप जो है सेव करेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली बैच जो है व्हाट्सएप में ही चलता है। क्योंकि व्हाट्सएप से जुड़ने से क्या होता है, आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर कैसे होगा तैयारी, कैसे इतना कम समय में हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, कितना नंबर लाना चाहिए, ये सारा चीज कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो वो सब पूछ सकते हैं इसमें। ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे और बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए। ठीक है, तो फिर दोस्तों उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, ये बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना एक टेस्ट सीरीज लाया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो लाया गया है समर्पण टेस्ट सीरीज, ये समर्पण टेस्ट सीरीज समझिए कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण दोस्तों होगा। ठीक है, ये इसका दोस्तों प्राइस है 99 रुपया। तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इसका पूरा शेड्यूल हम दे दिए हैं, एग्जाम से पहले 15 टेस्ट आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और एक ऑफर और है इसमें, अगर ये प्रहार बैच लेंगे दोस्तों 250 का, तो ये आपको टेस्ट जो सीरीज है समर्पण ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं आज ही इस बैच से जुड़िए, सबसे बेहतरीन सबसे स्मार्ट रणनीति के साथ इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? तो याद रखना ये सुमाकर, क्या होगा? सुमाकर, अर्नेस्ट सुमाकर यहाँ से इसका नाम है, याद रखना अर्नेस्ट सुमाकर इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था 1973 में, 1973 में, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पहले ही बोला है कि जितने भी लेखक है, जितने भी किताब के लेखक है, उनको एक जगह पे कॉपी में लिखिए ताकि एग्जाम के समय में फटाफट एक बार रिवीजन कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा नियम है, कानून है जो कि आपको अच्छे से अपनाना है लाइफ में, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आ गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, कोणार्क मंदिर जो है ये याद रखना उड़ीसा में सूर्य देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा जी नेशनल पार्क, कई बार आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। राजा जी नेशनल पार्क दोस्तों याद रखने कहां पे है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहां होगा? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजा जी यानी कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत जो है बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी कि उद्यान यानी कि गार्डन को स्थापित किया है? यानी कि संविधान गार्डन, सीधा याद रखिए संविधान गार्डन की स्थापना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये पुणे, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेमा खांडू, पेमा खांडू दोस्तों यहाँ पे जो है हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये पूछा जा रहा है। तो पेमा खांडू दोस्तों कहाँ के हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर। तो याद रखना दोस्तों ये जो है आपका ये ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू है जो कि दोस्तों जो है 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार जो है वहां पे अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये आपको यहां से याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, भारत के किस राज्य में यानी कि जो है नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? नटंजलि उत्सव, तो ये नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट है। इस प्रकार के उत्सव दोस्तों कहां मनाया जाता है? साउथ साइड में, खास करके तमिलनाडु साइड। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तमिलनाडु, यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, फोर्ब्स की जो है 2024 की जो है सबसे अमीरों की जो लिस्ट जारी किया गया महिला वाला, इसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे अमीर महिला कौन है? ये हो जाएगा सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये सावित्री जिंदल यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर जो है वस्तुओं का भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर जो कोई भी वस्तु है, जैसे आप कोई भी वस्तु को हवा में फेंकिए नीचे आ जाता है, तो भार है उसमें, ठीक है ना, तभी तो नीचे आ रहा है ना। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये किस कारण से है? ये भार किस कारण से होता है? ये पढ़ाए हैं क्वेश्चन, तो याद रखने आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी वस्तु क्या होता है तो एक दूसरे को आकर्षित भी करता है, यानी कि कोई भी वस्तु को ऊपर फेंक देते तो नीचे की तरफ भी आता है। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल जो है किसके बीच कार्य करता है ये बताइए। तो ये सी हो जाएगा, सभी प्रकार के आवेशों के बीच, सभी प्रकार के आवेशों के बीच, यहां से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां से याद रखना, ठीक है। ये सभी प्रकार के चुंबकीय गतिमान आवेशित कण जो होता है उसके बीच में ये कार्य करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु की जो है यात्रा, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें दोस्तों लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? 56 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, औसत चाल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे औसत चाल कहते हैं। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बिना क्वथनांक तक जो है पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? बिना क्वथनांक तक पहुंचे, क्वथनांक तक पहुंचे का मतलब हुआ कि ये कह रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन कि दोस्तों जो है आपको ठोस से, यानी कि आपको क्वेश्चन आपका जो है अलग टाइप का हो गया, यानी कि ये जो है द्रव का जो है गैस में बदलना, ये आपको क्या होता है? क्वथनांक, बिना क्वथनांक किए। तो ये वाष्पीकरण में ऐसा दोस्तों होता है, उड़ जाता है एक प्रकार से, गैस में बदल जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका बी दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये कहां पाया जाता है? प्लाज्मा ब्लड में। कहां पाया जाता है? ब्लड में। ऑप्शन यहां से बताइए क्या होता है? प्लाज्मा यहां से बताइए क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मा दोस्तों जो है 58 का राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये पदार्थ की एक आयनीकृत गैसीय अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल जो है बूंदे क्यों नजर आती है। बर्फीले गिलास यानी कि बर्फीले जल से भरे एक गिलास है, बाहरी सतह पर जल की बूंद दोस्तों क्यों नजर आती है, क्यों नजर आती है, क्योंकि सी हो जाएगा, हवा में मौजूद जलवाष्प में संघनित होकर के जल बूंद बना लेती है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। एक समान वेग से अगर चलेगा दोस्तों, आप ही बताइए, तो त्वरण उसका क्या होगा, त्वरण उसका दोस्तों शून्य होगा ना। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। त्वरण दोस्तों क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन के दर को दर्शाता है। आंसर यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये बी यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में दोस्तों गति कर रही है तो उसके अपेक्षित वेग की गणना कैसी की जाएगी। अगर एक ही दिशा में गति कर रही है तो क्या होगा दोस्तों, इस केस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होगा, दोनों की गति घटा करके। अब मैथ में भी ये सवाल बनाए होंगे, मैथ में भी दोस्तों सवाल बनाते हैं, जब एक ही दिशा में दोनों दोस्तों चाल से चल रहा होता है तो उसको हम घटाते हैं, खास करके रेलगाड़ी की स्थिति में आप पढ़े होंगे सवाल में, और आपको आगे हम बताएंगे भी, ठीक है। अगर ये विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है, जोड़ते हैं उसको, विपरीत दिशा में होता है दोनों के वेग को जोड़ते हैं, अगर एक ही दिशा में होता है तो उसको हम लोग घटाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, खास करके ये आपका एक तरह से मैथ का सवाल हो गया और ये आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम दीवार को धक्का देते हैं हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है, फोर्स महसूस होता है, यह किसका नियम है। तो जब दोस्तों हम दीवार को धक्का देते हैं तो आपको भी फील होता है ना, आप भी पीछे की ओर बल लगता है आपका, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। मतलब कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है दोस्तों किससे, 63 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा दोस्तों, तत्व की पुनः व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर का, तत्व की पुनः व्यवस्था से। डाल्टन यहां से याद रखना पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग जो दोस्तों होता है ये कैसा होता है, ये बताना है। 64 का राइट आंसर यहां से सी हो जाएगा, रिक्त रहता है, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सी यहां से याद रखना, परमाणु का अधिकांश भाग द्रव्यमान धनात्मक आवेशित नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि ऋणात्मक जो आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, यही है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो पता है ना दोस्तों, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो है दोस्तों ये किसके लिए जानते हैं, मेन रूप से भौतिकी के लिए। भौतिकी के लिए दोस्तों यहां पे जानते हैं E बराबर mc², प्रकाश विद्युत प्रभाव जो दिया था, पता है ना, E बराबर mc²। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि E बराबर mc² किसने दिया, तो याद रखना उसको किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसके लिए जानते हैं, तो भौतिकी के लिए, फिजिक्स हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से राइट आंसर होगा। 1921 में इसी के लिए जो है इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म में जो है सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा। कई बार बताएं, पूरा सिलेबस में आपको हम ये चीज सब समझाए हैं, ठीक है, ये सारा चीज समझाएं। क्या हो जाएगा, विचलन जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है। धोने का सोडा किसे कहते हैं ये बताइए, थे Na2CO3 यहां से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं और एक क्षारीय लवण होता है। क्या होता है ये, एक जैसे याद रखना, ये क्षारीय लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है बी यहां से करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये बी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, तनुकरण का अर्थ क्या है। तनुकरण का दोस्तों अर्थ जो है ये क्या होता है, तो तनुकरण जो होता है दोस्तों ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि विलयन में अधिक विलायक मिलाकर सांद्र को घटाना, ये होता है तनुकरण की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, समताप मंडल में किस गैस की कमी से कमी को प्रदूषण माना जाता है। समताप मंडल में किस गैस की कमी को जो है प्रदूषण माना जाता है, पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये ओजोन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखना O3 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये ओजोन क्या करता है, तो पराबैंगनी किरणों, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होता है हानिकारक, वो दोस्तों हम लोगों को बचाता है, क्योंकि अगर किरण ये पड़ गया तो त्वचा कैंसर भी आपको हो सकता है, इसीलिए बचाता है। इसे ओजोन को जो सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। ये समताप मंडल के निचली सतह हमें परत में पाई जाती है, ये यहां से आपको याद रखना है, VVI रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को सूत्र याद रखना है SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से क्या कम किया जा सकता है। यानी कि ये दोनों को अगर कम करेंगे तो और क्या कम कर सकते हैं, तो ये अम्ल वर्षा, क्योंकि ये मेन रूप से अम्ल वर्षा के लिए यूज होता है।
SO2 और NO2, ठीक है। आंसर ये बी, सी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ये बताइए किसकी खोज के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, तो ये परमाणु केंद्रक के लिए हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए यहां से याद रखना। यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण जो है परमाणु प्रकीर्णन यानी कि कण के प्रकीर्णन प्रयोग जो है परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज सीधा पूछ रहा है किसने किया है, कौन हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा ना। आंसर ये सी हो जाएगा। कब किया था, 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, न तो इस पे पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। अगला देखेंगे क्या पूछा है, दिया यहाँ पे कि एस्केलमिन्थस प्राणियों का गोल कृमि क्यों कहा जाता है। एस्केलमिन्थस प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कि इनके शरीर क्या होता है, तो अनुप्रस्थ काट का तरह गोला होता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। अनुप्रस्थ काटने में क्या होता है, तो गोला हो जाता है, गोलाकार होते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनेलिडा संघ के प्राणियों के प्रमुख विशेषता क्या है। एनेलिडा संघ के प्रमुख विशेषता बताइए। संघ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खंडित शरीर होता है। कई बार आपको बताया एनेलिडा जैसे केचुआ और लीच हो गया, इसको कितनों भी शरीर को अगर काटेंगे ना तो दोस्तों सभी शरीर इसका जितने भी खंड है वो सभी जीवित रहता है। वो सभी देखिएगा दोस्तों जो है आपको हिलने डुलने लगेगा, मतलब वो जीवित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही कारण है, याद रखना, ये विशेष कारण है एनेलिडा संघ के। और एनेलिडा संघ में आपको उदाहरण भी बता दिए, केचुआ और लीच खास करके याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लीवर वाट क्या है। लीवर वाट पौधे का जो है यानी कि पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है। लीवर वाट का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थेलस प्रकार के, थेलस जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। थेलस यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। मतलब एक लीवर की तरह दिखता है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेवाल किस प्रकार के पौधे हैं, ये बताइए। सेवाल कई बार आपको समझाया दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये जो है क्या होता है, तो सेवाल जो है थेलस युक्त जो है स्वपोषी पौधा होता है। आंसर ये क्या होगा, ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। सेवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से समूह जो है केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 77 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। फलों के छिलके, सब्जियों एवं लकड़ी। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है दोस्तों जैव विविधता के घटक नहीं है। कौन से यहाँ पे चीज है इसमें से जो जैव विविधता के घटक नहीं है। जैव विविधता के घटक दोस्तों यहाँ पे नहीं है। देखिए, जंतु है, पौधा है, सूक्ष्म जीव भी है, लेकिन मिट्टी क्या है, तो ये तो आपको एक तरह से मृत है। ये जैव विविधता में कैसे आ जाएगा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। मतलब ये निर्जीव में आ जाएगा। तो निर्जीव वाले को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक प्रकार से अजैव बोलेंगे। निर्जीव वाले को अजैव, और जो सजीव पदार्थ होगा उसे हम लोग जैव पदार्थ बोलेंगे, यानी कि जैव विविधता हो जाएगा उसमें, ठीक है। अगला देखेंगे, सजीव क्या हुआ, जो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय से रंजित हो जाता है। क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, क्या होगा दोस्तों यहाँ से। ये भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में हम समझाए हैं। ये क्रोमोटीन इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोटीन यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अब मैथ का ये सवाल है। देखिए, दिया है कि दो समरूप त्रिभुज दोस्तों जो है त्रिभुज RST और त्रिभुज ABC का परिमाप क्रमशः दोस्तों यहाँ पे दे दिया है। AB का दोस्तों लंबाई भी आपको दे दिया है, RS का लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा यही निकालना है ना। अगर दोस्तों यहाँ से जो है 26 अनुपात ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 39। ये अनुपात तोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 दूना है 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2:3 के अनुपात में है कि नहीं है। अगर ये AB का अनुपात दिया है दोस्तों इसके बराबर, यानी कि किसके बराबर दिया है, ये 3 इकाई के बराबर ना, यानी कि AB बराबर ये है, ये 39 है, 39 का साइड ये है, यानी कि अगर 3 बराबर दोस्तों यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ से कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। अगर तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन PDF भी हम आपको दे देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस सेशन का पूरा सॉल्यूशन PDF भी आप लोगों को मिलेगा, तो वहां से भी एक बार अच्छे से रिविजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रहार बैच में मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम पे नहीं, प्रहार बैच में इसका कंप्लीटली मिल जाएगा। चलिए बताइए 81 का राइट आंसर क्या पूछ रहे, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या के जो है गुणनफल क्या होगा, क्या हो जाएगा। 81 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh
होता है ना 2πRH। तो यहाँ से 2 गुना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुना R आर हो जाएगा ना, RH हो जाएगा ना, RH हो जाएगा और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा ये 880। इसको काटेंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि 2 20 मरतबे कट गया और RH बराबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा तो ये 20 हो गया। तो यानी से 20 7 20 और क्या कीजिए 7 7 ये 7 कोना कोनी गुना होगा ना, ये 20 है ऊपर में, तो यहाँ पे 20 7 आपको 140 हो गया। और ये मांग क्या रहा देखिए ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल था, RH हो गया ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि दोस्तों दिया है कि 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित होता है तब क्या हो जाएगा ये 82 का, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, चाप की जो है आपको लंबाई दिया है और त्रिज्या भी दिया है, तो सीधा आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, चाप बराबर 1/2 पाई आर होता है ना, सॉरी 1/r आपका क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुना यहाँ से दोस्तों आपका जो है क्या दिया त्रिज्या आर हो जाएगा और ये आपका एल हो जाएगा, ठीक है, पाई आर एल 1/ आपको यहाँ से पाई आर एल नहीं RL/2 हो जाता है, ठीक है, RL/2। तो कर लीजिए यहाँ पे R कितना दिया है तो ये आपको 12 दिया, L कितना दिया 7 दिया, तो 1/2 और गुना यहाँ से R हो जाएगा 12 और गुना यहाँ से 7, काट दीजिए 2 छक्के 12 7 छक्के 42 हो गया ना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसी टाइप के बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा, हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको सारा जो है उसी से क्वेश्चन लगभग रहेगा। 8 क्लास मैथ का हो चुका है प्रहार बैच में और अभी क्लास आना बाकी है, लगभग 20-22 क्लास आपका मैथ का जो है होना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताश के जो है 52 पत्ते की गड्डी में 2 पत्ते यानी कि अदृश्य खींचे जाते हैं, ठीक है। इन 2 पत्ती के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। इन दोनों स्थिति में बादशाह होने की प्रायिकता दोस्तों जो है क्या हो सकता है ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ से जो निकलेगा ये आपको 1/1 जो है 221 निकल जाता है, ठीक है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको मान ही रखना है, ए बराबर आपको दे दिया है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे cos ए के जगह पे 60 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से के जगह पे 60 रखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। याद रखना आंसर यहाँ से जो निकल जाएगा ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर। इसका चार्ट हम आपको दे देंगे, जितने भी थीटा का दोस्तों मान है वो चार्ट हम आपको दे देंगे, तो उससे आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर और इधर आपका a + b का होल स्क्वायर पे ये सवाल को बनाया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये g स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस यहाँ से h स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ से 2gh हो जाएगा, इधर देखेंगे -g स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस से आप गुना होते जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कहना कि प्लस, तो माइनस फिर यहाँ से h स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन ये माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये h स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये आपका यहाँ से देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा ना, 2gh हो जाएगा और प्लस यहाँ से दिया है 4gh हो गया। अब आपको निकल गया यहाँ से, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, सीधा जोड़ेंगे क्या है देखिए, जी स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर माइनस में कट गया, एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में कट गया, -2gh और -2gh, तो माइनस कितना हो गया 4gh हो गया और प्लस यहाँ से 4gh। अब देखिए ये भी दोस्तों यहाँ से कट गया, राइट आंसर कितना निकला 0 निकला ना। आंसर यहाँ से क्या हो गया बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि इसको भाग दीजिए और शेषफल बताइए क्या होगा। इसको भाग दीजिए और इसका शेषफल बताइए कि आप क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको 14 निकल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ में आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे, ध्यान रखना वहां से आप लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे, एक टीम में जो है 10 खिलाड़ी है, एक टीम में 10 खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ियों ने 3 खिलाड़ियों की कितनी टीम गठित कर सकता है, ये आपको पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और C3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 10 गुना यहाँ से 9 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में यानी कि आपका 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 10C यानी कि घटेगा तो 7 तक, यानी कि 7 से पहले का लेना है इधर और इधर आपको 3 वाला लेना है। तो कितना आप काटिए यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 पंच और ये 3 से कट जाएगा 3 3 9, 8 3 24, 24 पंच 120 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आदर्श की मां को गंभीर बीमारी है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आदर्श की मां को गंभीर बीमारी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बीमारी यहाँ पे जो लिखा है, ये जो दोस्तों यहाँ पे दिया है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीमारी हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, बौद्धिकी का लिखते हैं, यहाँ पे दिया बहर्षी का, यानी कि ये गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, य र ल व स। ल स जो होता है खास करके इसका उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है ये बताइए। इसका उदाहरण से देखेंगे तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये दांत से होता है, कहाँ से, दांत से होता है।
कहाँ से होता है, दांत से होता है, याद रखना। एक ट्रिक यहाँ पे याद रखना, तुलसी, तुलसी, तुलसी जो एक ट्रिक है दोस्तों, ये आपको क्या होता है, तो जैसे त वाला वर्तनी हो गया, ये भी दांत से उच्चारण होता है, और ल और स जो है ये दांत से होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। सॉल्यूशन वाला पीडीएफ में आपको दे देंगे, वहां पे पूरा कंप्लीट रहेगा, उसको आप एक बार रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का यानी कि ज्ञात कीजिए, सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है, स्त्री जो कविता लिखती है, इसमें जो राइट आंसर का सार्थक शब्द क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कवयित्री। लेकिन ये देखिए सभी कवयित्री ये लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध मीनिंग वाला भी आपको बताना पड़ेगा। ये कवयित्री यहां से होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया है कि उचित शब्द को पूर्ण करें, वाक्य को पूरा करिए। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी दोस्तों क्या करते हैं, तो नाड़ी देख करके इलाज करते हैं। देखते होंगे दोस्तों डॉक्टर आता है तो नाड़ी चेक करता है कि इसका धड़कन कितना तेज है, नहीं है, बुखार भी चेक करता है, ये सारा चीज चेक किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर याद रखना, कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन द आइटम्स। बेव इन द वुड, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से वन हु इज नेव द, यहाँ से जो है डिफरेंटलेस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में बस रिवीजन करते जाना है और कुछ नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेंगे अच्छे से तो दिक्कत आपको आगे नहीं होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये सी आपका हो जाएगा, ऑलवेज हैज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सी सेड आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। राइट आंसर यहाँ से इसका जो है क्या होगा, ये 95 का, तो ये 95 का डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। ये डी हो जाएगा, यानी कि दिया है क्या, तो सी सेड दैट सी विल गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड वन वर्ड, वन वर्ड इसके लिए चुनिए, ठीक है। दिया है ए पॉलिट वर्ड फॉर समथिंग शॉकिंग, इसके लिए अगर एक वर्ड में राइट आंसर चुनना होगा तो ये आपका डी हो जाएगा, क्या हो गया, इसके लिए डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे एंटोनम चुनना है, एंटोनम चुनना यहाँ पे एमुकुलेट का, एमुकुलेट का यहाँ पे दोस्तों एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये आपका अनक्लीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द एक्सप्रेस द पेसिव वॉइस, ठीक है। समबडी हैज पुट आउट देयर फायर, ठीक है, पुट आउट द फायर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। द फायर हैज बीन पुट आउट बाय समबडी, आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, वन वर्ड चूज करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग डीप ब्रीथनेस और इल विल, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर 99 का ए हो जाएगा, रेन कोर इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, दोस्तों यहाँ पे चुनना है फैड के लिए, फैड के लिए सिनोनिम अगर चुनेंगे दोस्तों तो आपका सी हो जाएगा, वेगू, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आप लोग का जो है केजीएस के द्वारा जो आपको टेस्ट सीरीज आपको निकाला गया है उसका ये पहला टेस्ट। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और ध्यान रखना जो भी प्रहार बैच और समर्पण बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं अभी भी जुड़ जाइए, अभी भी आपका हम तैयारी करवा देंगे। 1 महीना में इतना मटेरियल आपको हम दे देंगे पढ़ने के लिए कि अगर उसी में अच्छे से पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे सारा चीज चलता है बैच में, वो भी आपको अपडेट रहना है, ठीक है। बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, सेव करके आपको लिखना है कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए या समर्पण सीरीज टेस्ट सीरीज चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।